अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की त्रासदी ने किस प्रकार से यहाँ के लोगों का जीवन स्याह कर दिया है, अंधकारमय और काला कर दिया है। कोरोना की एक खौफनाक त्रासदी अपने साथ एक डरावनी कहानी और सरकार के लिए शर्मिंदगी लेकर आई है, जहां पर वो अपने नागरिकों के लिए ऑक्सीजन तक उपलब्ध कराने में नाकाम है, दवाएं और इंजेक्शन देने में नाकाम है और अब मरीजों की भर्तियां भी लगभग ना के बराबर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में हो रही हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत अभी भी कायम है। 24 करोड़ की आबादी वाले इस राज्य में आज भी 700 से मीट्रिक टन से अधिक की ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं है और वो भी टुकड़ों में हो रही है। यहां पर ऑक्सीजन पर पहरा लगा हुआ है। होम आइसोलेशन पे लोग एक एक सांस के लिए तड़प कर मरने को मजबूर हैं। सरकार के प्रेस नोट बताते हैं कि ऑक्सीजन भरी पड़ी है, जबकि लोग 18 से 24 घंटे लाइन में लगते हैं, तब एक सिलेंडर मिलता है, उसकी भी गारंटी नहीं। तो आप कल्पना करिए कि जो घरों में लोग मौजूद हैं होम आइसोलेशन में, जिनको अस्पताल नहीं मिला, उनकी हालत कितनी खराब होती जा रही है। यह त्रासदी के साथ साथ अमानवीयता और सरकारी क्रूरता है जो अपने राज्य के नागरिकों के साथ की जा रही है। जिन अस्पतालों ने ऑक्सीजन शॉर्टेज की बात कही, उनके अस्पतालों पर मुकदमा हुआ, छापे डाले गए, जांच कराई जा रही है। अस्पताल वाले डर गए हैं और डरे भी क्यों ना, क्योंकि उन्हें डॉक्टरी करनी है, इलाज कराना है, हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो वो पुलिस कचहरी, थाना, जेल देखें या फिर चल के अपना धंधा देखें और लोगों का इलाज करें। बेहतर है कि लोग चुप हो गए हैं और अधिकांश ने समझदारी दिखाई, मरीजों की भर्ती ही बंद कर दी। अगर उनकी क्षमता 100 बेड की है तो 20-25 भर्ती कर रहे हैं, 75 खाली दिखा रहे हैं, पोर्टल को भी सूचना दे देते हैं, लेकिन भर्ती नहीं कर रहे हैं। और ठीक कर रहे हैं, वो भर्ती नहीं कर रहे हैं, ताकि उनके अस्पताल में उनकी आंख के सामने ऑक्सीजन की कमी से मरीज की मृत्यु तो नहीं हो रही है। वो तो इस पाप के भागी नहीं बन रहे हैं। झूठे मामले और मुकदमे में अस्पताल वालों को डराया और धमकाया जा रहा है। इस वक्त जब मैं आपसे डिबेट कर रहा हूं कि नोएडा के 7 बड़े अस्पताल भयानक क्राइसिस से गुजर रहे हैं। नोएडा, फिर से याद करना, नोएडा से में 7 बड़े अस्पताल, ऑक्सीजन की अक्यूट शॉर्टेज चल रही है, लेकिन उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं है कि मुंह खोल सके, क्योंकि मुंह खोलेंगे तो अस्पताल सील होगा या फिर अस्पताल के मालिक पर मुकदमा होगा। टेस्ट कराने से लेकर ऑक्सीजन देने तक के हर एक अभियान को आप देखिए गौर से और समझिए कि यहां कोरोना को नियंत्रण करने के लिए किस प्रकार से दमनकारी नीतियों का इस्तेमाल आपके विरुद्ध किया जा रहा है। वो मुकदमा किसी अस्पताल पे नहीं है, वो मुकदमा आपके ऊपर हुआ है। दरअसल आप आम जनता पर हुआ है। डॉक्टर तो अपना काम कर रहा था, आपको इलाज दे रहा था, आपके परिजन वहां भर्ती हैं, उनकी मृत्यु होने वाली है अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अगर वो चिल्ला के कह रहा है कि ऑक्सीजन कम है तो उस पर मुकदमा। पर अफसोस की बात है कि आप उसके लिए खड़े नहीं हैं, उस डॉक्टर के लिए। इसीलिए सरकारों का मन बढ़ा है और सरकारें अस्पताल वालों को डरा रही हैं, धमका रही हैं। ऑक्सीजन प्लांट के एक मालिक के बेटे को लखनऊ में पुलिस ने 2 दिन थाने में बिठा के रखा, कहा क्षमता बढ़ाओ। वो बेचारा पूरी ताकत से लगा रहा। उसको डराने के लिए थाने उठा ले गई पुलिस। वो भड़क गया, उसने कहा बंद कर दूंगा, पूरी फैक्ट्री में आग लगा दूंगा। उसने आज अपनी फैक्ट्री बंद कर रखी है। यह है कोरोना से हैंडलिंग का उत्तर प्रदेश सरकार का तरीका। टेस्ट आपने सीमित कर रखे हैं, जांचें बाधित कर रखी हैं, आंकड़ों का मैनेजमेंट चल रहा है, आंकड़े सुधारे जा रहे हैं, लेकिन जनता मर रही है। जिनको कोरोना हुआ उनकी जांचें नहीं हो रही हैं, वो समाज में उसको फैला रहे हैं। और जिनको हुआ है और जो ठीक हो सकते थे, इलाज न मिल पाने के कारण वो गंभीर हालत में पहुंच रहे हैं। गांव गांव कोरोना पहुंच चुका है। गांव गांव लोग बुखार से, खांसी से, जुकाम से तप रहे हैं। हर गांव से अर्थी उठ रही है, हर इलाके से मैयत निकल रही है। शहरों के साथ यह तबाही अब गांव तक पहुंच चुकी है और पंचायत चुनाव सुपर स्प्रेडर साबित हुए हैं। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ का दावा है कि 706 अध्यापकों की अब तक, आज तक शाम 7 बजे तक मृत्यु हो चुकी है।
706 अध्यापक यानी 706 परिवार अनाथ, बर्बाद, तबाह हो गए हैं। पंचायत चुनाव की बलि चढ़ गए हैं। और न जाने कितने कर्मचारी जो सहयोग में लगाए गए थे उनकी मृत्यु हो रही है। वो कहां संक्रमित हुए, कब संक्रमित हुए, कहां मर रहे हैं, कोई डेटा नहीं है। सरकार के तमाम अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों की अनगिनत मौतें हुई हैं, लेकिन सरकार के पास आंकड़ा ही नहीं है कि उसके कितने अधिकारी और कर्मचारी कोरोना के चलते मारे जा चुके हैं। इस हालत में उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है। 35 दिन के बाद यह ऑक्सीजन की सप्लाई लाइन नॉर्मल नहीं है और नोएडा में इस वक्त जब मैं डिबेट कर रहा हूं हाहाकार मचा है, लेकिन सबके मुंह बंद हैं। बोलोगे तो एफआईआर होगी, मुकदमा होगा। तो अब अस्पताल जब मरीज ही भर्ती नहीं कर रहे हैं तो मरीज जाएंगे कहां? घर पे रहेंगे। घर पे रहेंगे तो उनको होम आइसोलेशन में सिलेंडर नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो ब्लैक मार्केट में मिलेगा। अगर इतनी ही ऑक्सीजन आपके पास लबालब भरी पड़ी है तो इनको होम आइसोलेशन वालों को देते क्यों नहीं हो? हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में कल यहां के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बलरामपुर हॉस्पिटल में लखनऊ में काफी देर तक ऑक्सीजन प्रेशर ही स्लो हो गया। इतना लो चला गया कि मरीज तड़पड़ाने लगे। अब डेटा नहीं पता कि एक्चुअली वहां हुआ क्या, इतना जरूर पता चला कि वहां ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। कैसे तैसे ऑक्सीजन सप्लाई बहाल हुई, लेकिन घटना कितनी बड़ी हुई किसी को अभी पता नहीं है, जानकारी नहीं। कहने का तात्पर्य यह कि गोरखपुर से गाजियाबाद, बांदा से बहराइच और बरेली से आगरा और लखनऊ कानपुर हालात एक जैसे हैं। 35 दिन के बाद भी स्थितियां नहीं सुधरी हैं। लोग मरने को मजबूर हैं और यह तबाही अब गांव तक पहुंच चुकी है। ऐसे ऐसे गांव की खबरें आज चैनल पर चल रही हैं जिस गांव में 6 से 7 दिन के भीतर 15 से 20 लोगों की मृत्यु हो गई। एक गांव है कानपुर के पास परास, वहां 30 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। बुलंदशहर में 18 अध्यापकों की मृत्यु हो गई। प्रतापगढ़ में 15 से अधिक टीचरों की मृत्यु हो गई। ये कौन लोग हैं जो मर रहे हैं? ये हमारे अपने लोग हैं। मरने को मजबूर हैं, तिल तिल कर मरने को मजबूर हैं। एक एक सांस के लिए घुट रहे हैं लोग। जब इतने बड़े शहरों का, नोएडा, लखनऊ का ये हालत है, कानपुर की ये हालत है, वाराणसी की ये हालत है, तो सोचो कि श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा का क्या हो रहा होगा। सोचो कि देवरिया, कुशीनगर की क्या हालत है, बलिया की क्या हालत है और बांदा, बहराइच की क्या हालत होगी। सोचो कि कानपुर देहात, बदायूं की क्या हालत होगी। सोच लो कि हाथरस और अलीगढ़ में क्या हो चल रहा होगा। कल्पना से परे हैं हालात। हम आप लोगों के दुखों की कल्पना नहीं कर सकते हैं, इस कदर भीषण हो चुकी हैं स्थितियां। इस कोरोना महामारी कोई आज नहीं आई है, 15 महीने से अधिक का वक्त हो गया। सरकार ने एक कमेटी बनाई है डॉक्टर्स की, वो भी 4 तारीख को, अभी 2 दिन पहले। आज पहली बैठक हुई उसकी। आज हजारों लाशें बिछने के बाद, बर्बाद हो जाने के बाद, तबाही लगातार जारी होने के बाद आज सरकार ने परामर्श कमेटी की पहली बैठक की। यह है कोरोना से हैंडलिंग का उत्तर प्रदेश सरकार का तरीका। अब एक वीआईपी घटना पर आपको प्रकाश डालते हैं, सब सुनते चलो, आपके काम आएगी चीजें। सुरेश रैना बहुत ही जाने माने क्रिकेटर हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, गाजियाबाद, मेरठ के, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। उनकी चाची को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था। किसकी चाची को? सुरेश रैना की। और कुछ दिन पहले वो मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उत्तर प्रदेश में लोगों को जागरूक कर रहे थे कि पैनिक नहीं होना है, लोगों को धैर्य और संयम रखना है। ये सीख रहे थे और सिखा रहे थे सरकार के साथ मिलके। और आज खुद इतने पैनिक हुए कि ट्विटर पे डाल दिया कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर तुरंत चाहिए। तो उनकी मदद के लिए 1-2 नहीं, सैकड़ों लोग टूट पड़े। तो बड़े लोग की मदद करने के लिए सैकड़ों लोग खड़े हुए। पुलिस के बड़े बड़े अफसर गए, उनके यहाँ सिलेंडर पहुंचा। सोनू सूद मुंबई से उनके लिए सिलेंडर 10 मिनट में मेरठ में अरेंज कर दिए। कितनी देर में? 10 मिनट में। उनके पीछे फिर पुलिस भी पहुंच गई सिलेंडर लेके। फिर रैना की चाची के घर कई सिलेंडर पहुंच गए। और उसी मेरठ में मेडिकल कॉलेज के बाहर 4-5 लोगों की तड़प तड़प कर ऑक्सीजन की वजह से मृत्यु हुई है। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है।
यह आम आदमी और खास आदमी, तुम ऐसे मरोगे, तड़प कर मरोगे एक एक सांस के लिए। और वीआईपी के लिए सिलेंडर पर सिलेंडर आएंगे अगर एक अपील कर देगा तो। सुरेश रैना बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं और बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति हैं, मददगार व्यक्ति हैं। मैं ये मामले को उठा के ये नहीं कहना चाहता कि उनको मदद नहीं मांगनी थी, अच्छा किया उन्होंने मदद मांगी, पर उनकी जैसी मदद उनकी हुई है उस तरह की आम आदमी की भी मदद होनी चाहिए। मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है। रिसेंट एक और मामला है जो मुझे बड़ा बेचैन कर रहा है और परेशान कर रहा है। कल भी मैंने उस मुद्दे को उठाया था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक दिन ट्विटर पे दावा किया था। अच्छा, इनके यहाँ एक साथ अजीब बात है, ये ट्विटर पे जो कहते हैं दरअसल वो उसको गवर्नमेंट के ऑर्डर में वो आता नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि कोविड के मरीजों की निजी अस्पताल में अगर भर्ती होते हैं तो इलाज फ्री किया जाएगा। एक अस्पताल में किसी भी मरीज का फ्री इलाज आज तक नहीं हुआ। अगर कोई किसी का हुआ हो तो बता दे। हालत यह है कि लोगों के घर बिक रहे हैं, गरीबों के खेत बिक रहे हैं, जेवर बिक रहे हैं, रिश्तेदारों से कर्जा ले लिया है, लोग अब उनका फोन नहीं उठाते। लूट मची हुई है, लूट। इस महाविपत्ति काल में प्राइवेट अस्पताल कोविड के इलाज के नाम पर खून चूस रहे हैं, गरीबों को घर बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सामान्य से सामान्य कोविड का इलाज के लिए भी लाखों रुपए का खर्च आ रहा है। और अफसोस की बात यह है कि सरकार को इसका एक रेट कार्ड फिक्स करना चाहिए। L1 कैटेगरी, L2 कैटेगरी, L3 कैटेगरी के रेट फिक्स्ड होने चाहिए। और जो मैं बता रहा हूं कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, इन सब ने अपने यहाँ कर रखा है कि कोई प्राइवेट अस्पताल मरीजों को, परिजनों को लूट नहीं पाएगा। रेट फिक्स्ड हैं कोरोना के ट्रीटमेंट के। आप किसी इम्पैनल्ड अस्पताल में कराएं या निजी अस्पताल में कराएं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई रेट तय नहीं है। कोई 2 लाख पर डे भी वसूल रहा है और कोई 20,000 रुपया पर डे भी ले रहा है। सामान भी आप अपना लेकर आइए, इंजेक्शन दवा भी खुद लेकर आओ, और सुनो, सिलेंडर भी अपने कंधे पे लाद के लाओ। वो सिर्फ देखने आएंगे, वो भी दिन में एक बार। और वसूले कितने जा रहे हैं? लाखों रुपया कोरोना के नाम पर। कोई छूने को तैयार नहीं है। ये इस कदर बेबसी, लाचारी, लोगों को बर्बाद होते देखना ये बड़ा द्रवित करता है, मन को बेचैन करता है। और ये बताता है कि सरकारें कितनी क्रूरता पर आमादा हैं कि वो आपके लिए एक नीति नहीं बना सकती हैं। भाई, ये क्या बड़ा मुश्किल काम है कि आप एक रेट तय कर दो कि L1 कैटेगरी का कोविड पेशेंट, L2 कैटेगरी का पेशेंट और L3 कैटेगरी में क्या खर्च आएगा। क्यों इन गरीब लोगों को निजी अस्पतालों के हाथ लूटने, बर्बाद होने, घर खेत जेवर बेचने को इन्हें मजबूर कर रहे हो? खुद इलाज देते नहीं हो, खुद ऑक्सीजन देते नहीं हो, टेस्ट ठीक से करते नहीं हो, आईसीयू बेड देते नहीं हो, वेंटिलेटर देते नहीं हो, और अब इनको प्राइवेट के हवाले कर दियो कि जाओ लूट जाओ। उनको भी मौका दे दियो कि जो हमसे बचा अब तुम जाकर नोच लो उनको। बड़े से बड़े शहरों में सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स खरीदे गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कानपुर जैसे शहर में 30% से ज्यादा वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं, ऑपरेशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि टेक्नीशियन नहीं है, एक्सपर्ट्स नहीं है चलाने के लिए। वेंटिलेटर चलाना बड़ा दुरूह कार्य होता है, मुश्किल काम होता है, टेक्निकल काम है। सरकार के पास लोग ही नहीं है कि उनको चला पाएं। जिले जिले वेंटिलेटर भेज दिए, लेकिन चलाने वाला कोई नहीं है। मशीन खुद से चल के नहीं इलाज करती है, मशीन को फिट किया जाता है, और ये बड़ा टेक्निकल काम है। सांस की नली में डाला जाता है, ब्लड का एनालाइजर लगता है, और हर वक्त उसकी मॉनिटरिंग होती है। वेंटिलेटर लगाना बहुत तकनीकी कार्य है, और ये हर कोई नहीं कर सकता। वही कर सकता है जो एक्सपर्ट हो। एक्सपर्ट नहीं है, डंप पड़े हुए हैं जिलों में। जाओ और देखो किस जिले में वेंटिलेटर चल रहा है, जरा बताना। जहां पर सामान्य पैथोलॉजी नहीं है वहां ब्लड एनालाइजर कोई मिल जाएगा आपको, कोई टेक्नीशियन मिल जाएगा आपको। जहां पर सरकार को ऑक्सीजन बेड, HFNC और दूसरे बाईपैप जैसे अरेंजमेंट्स करने चाहिए, वहां वेंटिलेटर भेजकर टेक्नीशियन नहीं भेजा गया। मेडिकल वर्कर, पैरामेडिकल वर्कर, हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स का अभाव होता जा रहा है। निजी अस्पतालों से लेकर सरकारी अस्पतालों तक या तो संक्रमित हैं या आइसोलेट हैं,
और या दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कईयों की मृत्यु भी हो गई है। लेकिन हमारे पॉलिसी बनाने वालों का अंधापन देखिए कि उन्हें ना तो समझ है कि इसे कैसे हैंडल करना है और ना वो एक्सपर्ट्स के हाथ में सौंपना चाहते हैं। शायद इसी नासमझी के कारण हम 35 दिन से हजारों लोगों को अब तक खो चुके हैं और आने वाले वक्त में हो सकता है कि और ज्यादा लोगों को खोएं। इसलिए मैं कहता हूं कि यह त्रासदी की कहानी डरावनी नहीं, शर्मिंदगी से भरी हुई है, सरकार की नाकामियों की इबारत से लिखी हुई है। कुछ बयान आप सुने। फिर आज मैंने सिर्फ एक्सपर्ट्स को बुलाया है, आज पॉलिटिकल लोगों को नहीं बुलाया। मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रही। मैं राधिका वाले पे डोली आया, केसी वाले पे भी डोली आया। मेरे बाबा की बहुत हालत तबीयत खराब चल रही है, धौर्रा में वो भर्ती हैं, उनके लिए कोई ट्रीटमेंट सही नहीं मिल रहा है। क्या करें, हम लोग गरीब आदमी हैं, मर जाएं, क्या करें। कालाबाजारी हो रही है प्योर। आपको गैस कब से नहीं मिल रही? सर मैं परसों से आ रहा हूँ, कल से अब तक 3 चक्कर हो गए मेरे। 12 से 2 का सिर्फ 50 लोगों का टाइम है, लेकिन इस टाइम भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और सिलेंडर लेकर आ रहे हैं। यहाँ पेशेंट की हालत बिल्कुल गंभीर है, जीवन मरण का सवाल उठा हुआ है सर। हमें जो है लकड़ियाँ सब बाहर से भी आ रही, लाह से बहुत आ रही है इस समय तो करीब 350 आ रही है। एक दिन में कितनी? 350 से। कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें 1, 2, 3 मौत का एवरेज ना हो। दादरी नगर जैसे उसमें तो 30 मौत से अधिक का एवरेज आ रहा है। कोविड से पीड़ित हैं मरीज, उनको तो डॉक्टर ले ही नहीं रहे। और जो नॉर्मली अगर किसी को बुखार हो रहा है, खांसी हो रहा है, कुछ नमूनिया हो रहा है, उसको भी अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा इन हॉस्पिटलों का? क्योंकि हॉस्पिटलों से कैसी भी सहयोग नहीं है किसी भी तरीके का। हम काफ़ी जगह लेके गए, लेकिन किसी ने भी जो भी बात बता रहे थे कि ऑक्सीजन कमी चल रही है, ऑक्सीजन है नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो उसकी वजह से जो है कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। सिर्फ ऑक्सीजन पे डिपेंड रहे हम और वही काम नहीं हो पाया। आज हमीरपुर में, बुंदेलखंड में, यमुना नदी में तमाम शव तैरते हुए मिले हैं, उतराए हुए मिले हैं और ये बताया जा रहा है कि कोविड मरीजों के हैं जिनकी लाशें फूकी नहीं गई, उनको नदी में ऐसे ही छोड़ दिया गया। इसलिए मैं कहता हूं कि जब कोविड का इतिहास लिखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश में अपने ही लोगों के मातम का एक काला इतिहास लिखा जाएगा। ये दृश्य जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हमीरपुर का है और ये नदी यमुना नदी है। लाशें बह रही हैं, घरों से लाशें निकल रही हैं, शमशान में लाशें फूक रही हैं, कब्रिस्तान में दफनाई जा रही हैं और नदियों में बह रही हैं। ये हालत है उत्तर प्रदेश की, जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन से कमी से मौतें नरसंहार से कम नहीं है, जेनोसाइड से कम नहीं है। तो आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ डॉक्टर सुनील सिंघल, IMA के अध्यक्ष, डॉक्टर MMA फरीदी साहब हैं, मौजूद हैं, प्रिंसिपल हैं एरा मेडिकल कॉलेज के। डॉक्टर SNS यादव, फॉर्मर CMO लखनऊ से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। और हम सब के बड़े अजीज और मेरे बहुत ही खास और दर्शकों के सबसे चहेते डॉक्टर सूर्यकांत जी, नेशनल वाइस चेयरमैन हैं IMA के MS सेल के, और वो भी मौजूद हैं। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर फरीदी का भी कि उन्होंने अपना बहुत कीमती वक्त आज की परिचर्चा के लिए निकाला। डॉक्टर सिंघल से मैं शुरुआत करता हूँ। डॉक्टर सिंघल, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। हालात देखिए तो उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ख़राब होते जा रहे हैं और मैं मानता हूं कि पंचायत चुनाव ने सुपर स्प्रेडर का काम किया, जहां आज हजारों मौतें गांव में हो रही हैं और इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब मुझे लगता है कि ये बेकाबू हालात हैं, हम निपटें कैसे इससे? डॉक्टर सिंघल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कुछ टेक्निकल एरर है, अब सुन पा रहा हूँ जी। मैं जानना चाहता हूं कि ये पंचायत चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में हालात गांव में बहुत खराब हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में सुपर स्प्रेडर का काम किया पंचायत चुनाव ने। हालात इतने खराब हैं कि अब स्थितियां संभल नहीं रही हैं, हमें तत्काल क्या करना चाहिए? देखिए, अभी जो ये कोरोना की स्थिति है और यूपी में या पूरे हिंदुस्तान में अभी बहुत ज़्यादा पीक पे कोरोना चल रहा है और लगता है कि अभी एक हफ़्ता जो आगे आने वाला है इसमें और ये बढ़ेगा। तो इसमें मेरी जन आवाम से ये अपील है कि हम जो सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है या जो सबसे बड़ा ये सुपर स्प्रेडर को तोड़ने का हमारा ब्रेक है, इसमें हम सबसे पहले जो हमारी एक बेसिक चीज़ है कि हम मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें और सैनिटाइजेशन का उपयोग करें, यानी कि हाथ को बार बार धोएं।
देखिए ये बहुत बेसिक चीज़ है और हम शुरुआती दौर से ये कह रहे हैं कि आप कितने मेजर ले लें, कितनी आप सावधानियां ले लें, कितने आप उपाय कर लें, कितने वैक्सीन ले आएँ, कितनी आप अस्पताल पर दें, कितनी आप फैसिलिटी दे दें, लेकिन जब तक हम जन आवाम को ये नहीं समझाएंगे कि ये बेसिक मेजर्स लें, तब तक इसका स्प्रेड नहीं रुकने वाला है। इसका जो संक्रमण की चेन है वो नहीं रुकने वाली है। हमारा लॉकडाउन का पर्पस भी यही है कि संक्रमण की चेन रुके, लेकिन संक्रमण की चेन को रोकने के लिए हम सबको ये जनता समझना को तो समझा पड़ेगा लेंगे कि खाली जनता वैक्सीन समझ भी रही है सर और भुगत भी रही है, पर आप लोगों का दायित्व है कि आप सरकारों को भी बताओ कि उनको क्या करना चाहिए जो नहीं कर रहे हैं। जो डिबेट के प्रारंभ में मैंने सरकार की खामियां बताई उत्तर प्रदेश में, आप बताइए कि मैंने कौन सी गलत बात बताई। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, आपकी बात सारी ठीक है, मैं मान रहा हूँ उसे, लेकिन जो ये सेकेंड वेव कोरोना की आई, ये इतनी तेज़ी से आई जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी, और इतनी ज़्यादा इसकी बीमारी का स्प्रेड हुआ कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, दवाइयों की कमी हो गई, जो कि इतनी एक्सपेक्टेड नहीं थी। लेकिन जो मैं एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ आपको कि नुकसान हमारा है, नुकसान जनता का है, नुकसान जन आवाम का है, तो जन आवाम को ही समझना होगा। जब तक जन आवाम नहीं समझेगा तब तक इसका स्प्रेड नहीं रोका जाएगा। गवर्नमेंट कितने ही मेजर ले ले, दवाइयाँ अरेंज करा देगी, वैक्सीन अरेंज करा देगी, लेकिन जब तक हमें चेतना नहीं आएगी कि हमें मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है और सैनिटाइजर करना है, तब तक इसका स्प्रेड नहीं रुक पाएगा। देखिए 80 से 85% जो इन्फेक्शन है वो एक माइल्ड इन्फेक्शन है, और 15% इन्फेक्शन जो है सीवियर है, जिसमें कि 5% बहुत ज़्यादा सीवियर है। तो हम जो केसेस देख रहे हैं वो 5 से 10% वाले देख रहे हैं जो अस्पतालों में परेशान हैं या घूम रहे हैं, लेकिन जो स्प्रेडर हैं या सुपर स्प्रेडर हैं वो 85% लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं पहन रहे हैं और कोविड प्रोटोकॉल जो बिहेवियर है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ये है कि ये जो सिंपल चीज़ें हैं इनको फॉलो करें, और यही हमारे स्प्रेड को रोकने में हमें बचाएंगी। और आगे जो आने वाला हमारा महीना या 15 दिन है, अगर हमने ये फॉलो कर लिया तो हम इससे बच पाएंगे। थैंक यू डॉक्टर फरीदी, आपका बहुत शुक्रिया, और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में एरा मेडिकल कॉलेज ने लखनऊ में बहुत अच्छा कार्य किया। लोग इसकी सराहना करते हैं आप लोगों के सेवा भाव की, और इस पैंडमिक में लखनऊ ने जो त्रासदी देखी है और झेली है, आपके मेडिकल कॉलेज में आपके नेतृत्व ने एक बेहतरीन काम किया है। इसके लिए मैं आपका सार्वजनिक अभिनंदन करता हूं और आपको बधाई भी देता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लखनऊ में इस वक्त क्या हालात हैं, कैसी स्थितियां हैं, और मैं अपनी तरफ से 24 करोड़ लोगों की तरफ से आपके पूरे स्टाफ को, मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर्स को, डॉक्टर्स को, आप सबको बधाई देता हूं। अब लखनऊ के हालात क्या हैं, स्थितियां कैसी हैं, और आप क्या जानकारी देना चाहते हैं? देखिए, आपके इन उद्गारों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारी हिम्मत बढ़ाई और हमारे हेल्थ वर्कर के लिए आपने अच्छे शब्द कहे, इससे हमारी और हिम्मत बढ़ी है। मैं 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। मैं इस पर नहीं जाऊँगा कि पीछे क्या हुआ और किसने क्या किया और कौन सी पॉलिटिकल चीज़ आई, कौन सी राजनीतिक बात आई, क्योंकि उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। हम तो प्रोफेशनल हैं और डॉक्टर हैं। हम 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहेंगे कि देखिए, ये जो इस समय ये जो कोरोना की बीमारी से हम लोग जूझ रहे हैं पिछले 15 महीने से, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी किसी को नहीं है। पहली बात, इसका कोई एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि डिजीज़ के बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। दूसरी बात ये हुई कि कौन सी दवा इसके लिए दी जाए, हमें नहीं मालूम है। इसकी सही दवा कौन सी होनी चाहिए वो भी हमें क्लियर नहीं है। तीसरी बात ये हुई कि ये जो वायरस इस समय जो अपने देश के अंदर संक्रमण फैला रहा है, ये जो हम इसके बारे में जानकारी कर रहे हैं, और ऐसे पता चलता है, जो वैज्ञानिक तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं कि ये पिछली वेव के मुकाबले में 3 से 4 गुना ज़्यादा संक्रमण करने वाला हुआ। तो अब ये जो आंधी की तरह से चीज़ें एकदम सामने आई, और चूंकि हमें क्लियर नहीं है कि हमें कौन सी दवा दी जाए और क्या ट्रीटमेंट का पद्धति रखी जाए, तो सडनली समाज के अंदर एक डर का माहौल पैदा हो गया और एक तरह से होर्डिंग शुरू हो गई। ट्रीटमेंट भी जहां ज़रूरी है वहां देना शुरू हो गया, जहां नहीं ज़रूरी है वहां भी देना शुरू हो गया। तो एक तरीके से उसकी कमी भी सामने देखने में आने लगी। आपको याद होगा कि 16 जनवरी को जब माननीय प्रधानमंत्री ने टीकाकरण की बात करी थी, तो हमने लोगों की खुशामद करी थी, अपने डॉक्टर्स की, कि भाई टीका लगवा लो, ये काम आएगा। लेकिन लोगों को उस समय अजीब सी भ्रांति थी कि वो उससे दूर हट रहे थे। फ्रंटलाइन वर्कर्स तैयार नहीं थे वैक्सीन लगाने के लिए।
तो ये तमाम चीजें जब हम एक साथ रखते हैं जी, तो ये बीमारी अब यकीनन आप मुझे बड़ी बताओ, है। आपने तो संक्रमण हजारों बहुत ज्यादा है, लोगों को लेकिन ट्रीट किया हमारे है, अपने हजारों हमारे पेशेंट्स की केस अपने स्टडीज लोगों देखी का हैं। भी। आपका आकलन क्या है कि अगला 2 हफ्ता या अगला 1 मैं उसी महीना के ऊपर- उत्तर प्रदेश में क्या स्थितियां होंगी? मैं उसी के ऊपर आपसे बात कर रहा हूं कि आगे आने वाले अभी 2-3 हफ्ते जो हैं वो संकट भरे हुए हैं। मैं केवल आपका ध्यान समय का ध्यान रखते हुए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ये जो हमारा होम आइसोलेशन हो रहा है, हमारा अपना तजर्बा इराक के अंदर ये है कि जो पेशेंट हमारे पास में आ रहे हैं वो सब 1 हफ्ता करीब अपने घर में आइसोलेशन कर चुके और सीरियस होने के बाद वो हमारे पास में आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये जो होम आइसोलेशन की प्रक्रिया है इसमें हमें बहुत से चेंजेस लाने की जरूरत पड़ेगी। देखिए, कमरा बदलने से आइसोलेशन नहीं होता। वो आदमी जो खाना खा रहा है उसका खाना बनाने वाला तो घर में एक ही है और वो खाना उसको दे रहा है, बर्तन वही साफ कर रहा है, टॉयलेट एक है। तो इन तमाम चीजों का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम प्रॉपर तरह से होम आइसोलेशन कर लें तो मुझे इस सर, बात जब का बेड ही विश्वास है उपलब्ध नहीं है कि तो ये जो बेचारा फैल रहा जाएगा है तो कहाँ? तेजी से वो नहीं आपको फैलेगा। पता है, लखनऊ पहली में मैं बात। ऐसे दसियों दूसरी लोगों बात, को जब जानता हूं symptoms जिन्होंने शुरू- अपने घर में अस्पताल बना लिया है। अपने एक घर के एक रूम को उन्होंने वार्ड में कन्वर्ट कर लिया ठीक है, लेकिन आप एक समझ ली, मेरा आपसे अनुरोध ये है कि जो घर में केयर कर रहे हैं उनको वो सारे प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे जो डॉक्टर लोग, नर्सेज लेती है पेशेंट के साथ में। वो घर पे संभव नहीं है लेना उनको। तो इसीलिए जरूरी है कि हम प्रॉपर तरह से आइसोलेशन करें, संक्रमण को रोकें और जैसे भाई हमारे बता रहे थे कि हम सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का ध्यान रखें और समय पे अस्पताल में आ जाएं। तो अगर हम आपका समय ये के ऊपर मत है अस्पताल कि में आते लखनऊ हैं, और उत्तर तो मैं प्रदेश के समझता लोगों हूं को कि हम इस बात अगले को- 1 महीने बहुत सावधानी की आवश्यकता है? यकीनन। और वो सावधानी क्या होगी? थैंक यू डॉक्टर फरीदी, बहुत शुक्रिया आपका। वो सावधानी यही होगी कि हम उन तमाम चीजों का पालन करें। जी, करेक्ट। और डॉक्टर एक एसएनएस और चीज यादव है मुझे कि ज्वाइन अगर कर हम चुके अपने हैं, दैनिक लखनऊ के चर्या सीएमओ में रह चुके हैं और अगर- 40 साल इन्होंने उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में सेवा की है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यादव। मुझे याद है कि 15 महीने आपके साथ हुई कई डिबेट्स में आपने कई बार सरकारों को समझाया, दबे लफ्जों में चेतावनी भी दी और बताया कि क्या क्या आवश्यक है। आज देखिए, हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि मैं आज जिलों में कई डॉक्टरों से बात कर रहा था, सरकारी चिकित्सकों से जो आपके साथ सर्विस कर चुके हैं। उनका ही कहना है कि साहब, जिला अस्पताल को वेंटिलेटर तो दे दिया गया है, इसको चलाएगा कौन? जब लखनऊ में नहीं मिल रहे हैं चलाने वाले, लखनऊ और कानपुर में, तो हम कहाँ से इसको चला लें? हमारे पास सामान्य पैथोलॉजिस्ट नहीं है। आप हमसे कहते हैं कि ब्लड गैस एनालाइजर लगा लो, कहाँ से संभव है ये? तो जो बेसिक इसेंशियल चीज़ें हैं, ठीक, जैसे हाई फ्लो आप दे दीजिए, आप बाईपैप दे दीजिए या ऑक्सीजन बेड का प्रबंध कर दीजिए। जो बेसिक मिनिमम चीज़ें अगर जिलों में उन्हीं का प्रबंध हो जाता तो शायद हम अपने लोगों को इतना नहीं खोते। देखिए, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि जो हमारा गोल्डन पीरियड था, जो फर्स्ट वेव के बाद 3-4 महीने का हमको समय मिला था, उसमें हमको काफ़ी तैयारियां करनी थी, जिसमें हम ऑक्सीजन के बेड को बढ़ाने के लिए, हेल्थ वर्कर को प्रशिक्षित करने के लिए, मानव संसाधन का एक बैंक जिसमें नर्सेस, डॉक्टर, वार्ड बॉय, टेक्नीशियन, हर आदमी को ट्रेन करने का जो समय था उसको हमने खो दिया। तमाम वैज्ञानिकों की राय थी कि ये इंडिया में सेकेंड वेव आएगी, कोई नई चीज नहीं। जैसे आज हमने राघवन साहब का बयान पढ़ा, अखबारों में आया कि थर्ड वेव भी आएगी, लेकिन कब आएगी ये नहीं कहा जा सकता। तो अगर हम सेकेंड वेव के बाद भी नहीं चाहते, थर्ड वेव की नहीं तैयारी की, थर्ड वेव आएगी, सब कह रहे हैं। तो पर इंटरेस्टिंगली तीसरी वेव के बारे में वो लोग बता रहे हैं जिनको दूसरी वेव के बारे में नहीं पता। नहीं, मैं किसी की क्षमता और योग्यता पर प्रश्न चिन्ह नहीं गिरा, मैं केवल बता रहा हूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज। दूसरी वेव के बारे में भी तमाम वैज्ञानिकों की राय थी कि इंडिया में आएगी। इसको कहा गया था कि जाड़े के अंत तक या गर्मी की शुरुआत में आएगी, हुआ वही 15-20 दिन लेट है। और ये वेव इतनी तेज में आई कि जो व्यवस्थाएं थी वो चरमरा गई। देखिए, सरकार ने बहुत ही प्रयास किए, हर जगह के जो चिकित्सा विभाग है, रेवेन्यू विभाग है, डीएम है, एसडीएम है, जितने हैं, वो बेचारे रात दिन काम कर रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा वर्कलोड हो गया है। डॉक्टर यादव, आपको मैं बताऊं कि कोरोना के दूसरे लहर तक
जर्मनी ने खुद को सेव करके रखा था, चेक रिपब्लिक जैसे देश जिन्होंने एकदम पैक्ड करके रखा था, तीसरी वेव में वो भी पस्त हो गए। जर्मनी को लॉकडाउन में जाना पड़ा। हम और आपकी क्या बिसात है उसके सामने? देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारा जो जनसंख्या का घनत्व तो जर्मनी से बहुत ज्यादा है। और दूसरा ये है सर, जनसंख्या बाद में मारेगी, सरकार के शाही आदेश मार रहे हैं लोगों को। आप मेरी तकलीफ को समझें। आपकी तकलीफ बिल्कुल जायज है। सर, दुनिया के किस मुल्क में है, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, हो सकता है मेरी समझ कम हो या मुझे कम पता हो, दुनिया के किस मुल्क में, किस शहर में ऑक्सीजन पर राशनिंग और कोटा सिस्टम चल रहा है? आप मुझे एक शहर बता दो। देखिए, हम उसके लिए तैयार नहीं थे। मेन चीज ये है कि हमें पूरी तैयारियां नहीं थी। अब तैयारियां होने में समय लग रहा, लगातार तैयारियां हो रही हैं, लेकिन आप जो कह रहे हो सकता है स्थिति इससे भी बदतर हो। आज कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, गांव में आप खुद कह रहे कोरोना बढ़ चुका है, हम लोग को भी सूचना है। सर, मैं कहता हूं कि इस डिबेट में कोई भी अपने गांव का हो तो फोन लगा के पूछ लो, अगर उसके गांव में 25-50 लोग खांसते या बुखार वाले न मिल जाएं तो उन्हें नहीं पता बेचारों को कि उन्हें कोरोना हुआ है। खांसते ही बुखार नहीं, कितने लोग मरहूम हो गए इसमें, मैं ये भी कह रहा हूँ। यंग डेथ भी हुई है, गांव में भी हुई है, बुजुर्गों की डेथ हुई है, माताओं की डेथ हुई है। सबसे ज्यादा डेथ गर्भवती महिलाओं की हो रही है। हमारे जो डायलिसिस के मरीज है इनकी डेथ हो रही है, नहीं पहुंच पा रहे हैं समय पर, संक्रमित हो जा रहे हैं। तो सर, हमारे यहाँ एक्सपर्ट की एडवाइस मानता कौन है? आप देखो, दुनिया के जो सबसे बड़े चीफ मेडिकल एडवाइजर हैं अमेरिका के, डॉक्टर फॉसी, वो कह चुके हैं कि भारत को तत्काल लॉकडाउन कर देना चाहिए। हमारा हाईकोर्ट कह रहा है कि लॉकडाउन कर देना चाहिए, नहीं कर रहे हैं हम तो उसको पुलिस की FIR से, नोटिस से गिरफ्तार करके हैंडल करना चाहते हैं ना। हमारी प्रॉब्लम ही दूसरी है, हम दूसरे टाइप के लोग हैं। हम पब्लिक ट्रस्ट है, उसको और डराया न जाए, हमारा ये राय है। उसके साथ जब कोई ट्रस्ट विपत्त आती है तो उसके सहानुभूति के साथ काम किया जाता है, बहुत शुक्रिया, मानवता के साथ काम किया जाता है। तो इस समय हम अगर किसी को चोट लगी है तो उसको सहलाए, मलहम लगाए, पट्टी करें, ये नहीं कि उसको और हम 2 लाठी और कस के मारे। क्यों? ओके, धन्यवाद, तो मैं सहमत आपसे। इस समय बिल्कुल हम लोग को एक सहानुभूति, बहुत शुक्रिया एक साथ मिल करके सभी लोग। और अब उनको मैं मौका देता हूं जिनकी प्रतीक्षा हमारे लाखों दर्शक कर रहे हैं। और डॉक्टर सूर्यकांत मेरे साथ मौजूद हैं और इनके वीडियोस जो भारत समाचार पर इन्होंने लोगों को गाइड किया, प्रिस्क्राइब किया, मशवरे दिए, सलाह दी, परामर्श दिए, इनका वीडियो पूरे देश भर में पॉपुलर है। आज मुझे जम्मू से, हैदराबाद से, मुंबई से, तमाम देश के दूसरे हिस्सों से मेरे ही चैनल के वीडियो जो इन्होंने बोला वो मुझे ही लोग वापस भेज के बता रहे थे कि डॉक्टर सूर्यकांत का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। और तमाम लोग मुझे टेलीफोन करके या तो इनका नंबर मांगते हैं तो वो हमें देता नहीं नंबर, क्योंकि बेचारे किसका टेलीफोन उठाएंगे। पर लोगों की इच्छा है और उत्तर प्रदेश के तमाम वो लोग चाहते हैं कि ये हर अल्टरनेट डेज पे आएँ और लोगों को गाइड करें, बताएं, अपने परामर्श दें। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि आपने अपना बेशकीमती वक्त निकाला डॉक्टर सूर्यकांत। आज आपके पास क्या है? जी देखिए ब्रजेश जी, पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं आपका और भारत समाचार का। पता है आज 25-30 टेलीफोन आए कि आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। मैंने कहा आ रहे हैं भाई। नहीं, मैंने आज तक देखिए कोई आपका वादा तोड़ा नहीं है, कमिटमेंट पूरा किया है। आज मेरे पास बहुत दबाव था कि आज मैं ना आऊं, लेकिन मैं सब दबाव और प्रभाव को छोड़ के आया हूं। और अच्छा किया आपने मुझे IMA के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मैं आपको वही मानता हूं जी। तो मैं अपनी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते यहाँ उपस्थित हूँ और अपनी बात रख रहा हूँ। पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ आपको व्यक्तिगत रूप से, भारत समाचार के सभी उत्तर प्रदेश, देश और विदेश के दर्शकों से। पहली बार मैंने जाना कि भारत समाचार तो भाई इंग्लैंड में बहुत पॉपुलर है, USA में बहुत पॉपुलर है। और आप कितना मेरा फ़ोन नंबर रोकेंगे, मुझे लंदन से कॉल आ रही हैं, मुझे UAE से कॉल आ रही हैं। मैं कम से कम ये नहीं आप कहोगे कि ब्रजेश मिश्रा तुमने मेरा नंबर मांगा। नहीं, आपने नहीं बांटा। लेकिन मैं आपके दर्शकों को बता दूं, अभी जैसे ने कहा कि मेरा, आप मोबाइल नंबर नहीं याद रखिए, लेकिन एक मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, उसका नाम है भारत समाचार, एक दिन छोड़ के 8 से 9, अभी आपने बताया जी। तो या इसकी वेबसाइट या इसके वीडियोस, वो वही मेरा मोबाइल नंबर है, वही मेरा कनेक्ट है। मैं बहुत खुश होता था 2019 तक कि भाई मंगलवार के दिन मेरी OPD होती है और मैं बड़ी सेवा करता हूँ। मेरी 400 OPD आती है, 4 साढ़े 4 तक OPD होती है। रेजिडेंट को मुझे बीच में 3 बार स्नैक्स और चाय कराना पड़ता है। रेजिडेंट कहते हैं सर आपकी OPD में बड़ी भीड़ होती है, मैं थक जाता हूँ। लेकिन मुझे पहली बार पता चला कि OPD होती क्या है। ये जब से ये भारत समाचार का कनेक्ट ये टेलीवाइज्ड OPD है। और ये टेली OPD जब चलनी शुरू हुई तो मुझे लगा कि अरे भाई ये तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है
मतलब इसने तो बहुत बड़े रिकॉर्ड। थैंक यू सो मच। मैं तो मतलब ऑफर करता हूं कि इस तरह के अगर भारत समाचार के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हो सके तो मैं प्रस्ताव रखता हूं। यस डॉक्टर, देखिए मैं 2-3 चीजें लेके आया हूं। एक तो मैंने जैसे पिछली बार ग्रामीण भाइयों को कहा था और भी मैं आपकी बात ध्यान से सुन रहा था, तो अगर जैसे नए नए ग्राम प्रधान चुने गए हैं और बाय द वे पल्स ऑक्सीमीटर नहीं अभी आ पाया है गांव में, तो अभी अभी जो आपने कहा जिसको खांसी आई, जिसको सांस फूल रही, जिसको बुखार हो रहा, उसका पल्स ऑक्सीमीटर भी नापने की जरूरत नहीं है। जो मैंने पिछली बार 3 दवाएं बताई थी, आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम, 1 गोली रोज रात को खाना खाने के 2 घंटे के बाद, डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg की गोली 1 सुबह शाम, और प्रेडनिसोलोन की गोली 20 मिलीग्राम की 1 गोली रोज सुबह नाश्ते के बाद। ये तीनों गोलियां 5 दिन खिला दीजिए उसको। ऑक्सीमीटर भी ना मिले तो भी खिला दीजिए। बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है, सांस फूल रही है, मतलब आपका वो कंसेप्ट है कि हर खांसी, हर जुकाम, हर बुखार कोरोना मान लो। हर जुकाम, खांसी, बुखार जो इस समय है, आप मत टेस्ट कराइए, किसी चक्कर मत पड़िए कि ये मलेरिया है कि टाइफाइड है कि डेंगू है कि क्या है, कुछ नहीं है, ये कोरोना ही है। एक बात, अभी जब तक पल्स ऑक्सीमीटर का इंतजाम हो रहा है दूसरा कर लीजिए। दूसरा, एक अब मुझे प्रोटोकॉल पढ़ने की आदत पड़ी 2020 में, 21 में आपने आर्डर डलवा ली प्रोटोकॉल तोड़ने की, तो एक प्रोटोकॉल और तोड़ता हूं मैं। तोड़ देता हूं और मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता हूं, होशो हवास के साथ इस प्रोटोकॉल तोड़ने की जिम्मेदारी लेता हूं। एक हम लोगों ने नहीं, मैं आपको बता दूं, अभी 3 दिन पहले मेरे ढाका में मेरा दोस्त है डॉक्टर रहमान, उसने मुझे एक पब्लिकेशन, मैंने आपको भी शायद व्हाट्सएप भेजा था परसों। जी बिल्कुल भेजा है। वो ढाका में बांग्लादेश में एक स्टडी पब्लिश हुई है। हम तो उत्तर प्रदेश में इतने बिजी हैं कि अब उत्तर प्रदेश के डेटा की, आइवरमेक्टिन की हम स्टडी पब्लिश नहीं कर पाए हैं। आज मेरे पास इंटरनेशनल एक मेल आया है, बहुत बड़ी कोई एजेंसी है जो बहुत सारे लोगों का उसने इंटरव्यू लिया। उसने कहा डॉक्टर सूर्यकांत आप तो आइवरमेक्टिन के लिए जाने जाते हैं इंडिया में, हम आपका एक इंटरव्यू लेना चाहते हैं आइवरमेक्टिन पे कि व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन इंडिया। अब मैं कल उनको जवाब दूंगा, तैयारी करनी पड़ेगी उसी हिसाब से, क्योंकि ये बात इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जानी है। हमारे प्रदेश और मेरे देश के इज्जत की सवाल है। करेक्ट। तो मैं ये कह रहा था कि आपने तो पिछली बार हमें आइवरमेक्टिन के साथ जोड़ी दिया था, तो ये आइवरमेक्टिन हम लोग 12 मिलीग्राम की गोली, हम लोग डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, ये 6 अगस्त 2020 से बराबर ले रहे हैं। मैं तो पहले भी ले रहा था और पहले भी दे रहा था, लेकिन 6 अगस्त 2020 को जब जुलाई में हम लोगों का व्हाइट पेपर आइवरमेक्टिन पर पब्लिश हुआ, उसके बाद ये जीव आ गया। और आप देखिए कि पहली लहर में भी बचे हैं, सेकंड में भी बचे हैं, और कोविड के प्रभारी भी हैं। नहीं, उसके बहुत सारे वो हैं, हमारे दर्शकों का आशीर्वाद भी है। तो अब ये बताइए कि गांव में जिस प्रकार के हालात, मैं गांव की बता रहा था कि एक प्रोटोकॉल में ये तोड़ रहा हूं कि अभी जो हम लोग आइवरमेक्टिन ले के अपने को बचाए हुए हैं, उसका फॉर्मूला है कि हम लोग 12 मिलीग्राम की गोली पहले दिन, 7वें दिन, 30वें दिन, यानी पहले महीने का जो प्रोटोकॉल है, पहला दिन, 7वां दिन, 30वां दिन, 12 मिलीग्राम की गोली रोज रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद। ओके। ये हम लोग ले रहे हैं। अब मैं ये रहस्य खोल रहा हूं कि डॉक्टर सूर्यकांत कैसे बचे हैं कोविड से। तो ये मैं ले रहा हूं, मैं तो जून 2020 से ले रहा हूं, ऑलमोस्ट मुझे 1 साल हो जाएगा। और उसके बाद कैलेंडर में आपने वो तारीख याद कर लीजिए, फिर महीने में 1 बार लेते रहिए। और अगर आपके घर में कोई कोविड का पेशेंट हो जाए तो ये दोबारा साइकिल शुरू कर दीजिए, पहले दिन, 7वें दिन, 30वें दिन और महीने। मैं सभी ग्रामीण भाइयों से कह रहा हूं कि अगर किसी के घर में आपका कोविड पेशेंट आ गया है तो बाकी परिवार के सदस्य भी ये फॉर्मूला, ग्रामीण नहीं शहरों के लिए भी मैं कह रहा हूं कि ये प्रोफाइलैक्सिस कंप्लीट कर लो, ये प्रोफाइलैक्सिस, ये बचाओ अभी तक डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल, और ये 5 दिन के लिए है। ये 5 दिन के लिए नहीं, ये पहले दिन, 7वें दिन, 30वें दिन केवल आइवरमेक्टिन 1 गोली, और फिर महीने में 1 बार। जब तक कोविड चल रहा है महीने में 1 बार खाते रहिए। ओके। ये हम लोगों का बचाव के लिए है। और ये बचाव का कवच, जैसे इंद्र से, कर्ण से कवच और कुंडल उतरवा लिए थे, मैं अपने कवच कुंडल मैं भी पहने हूं, मैं दूसरों को भी दे रहा हूं। अब वो जमाना दूसरा था, ये कलयुग का जमाना है, तो मैं अपनी सुरक्षा भी करूंगा, दूसरों की भी करूंगा। तो ये कवच आपको मैं देता हूं, हालांकि कहीं रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं इसमें खा लें तो कोई बुराई नहीं है। खास तौर पर जिस घर में एक न एक कोई कोविड का पेशेंट हो गया है, वो पहले दिन, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ 1 गोली 12 मिलीग्राम की पहले दिन, 7वें दिन, 30वें दिन, और फिर महीने में 1 बार सब लोग खा लो। हमने जैसे अपने घर में बना रखा है कि भाई बच्चों, हाँ ये तो सब हो गया, लेकिन आज आइवरमेक्टिन डे है, चलो 1-1 गोली सब लोग खाओ। 1 से लेके सबको मैं खिला देता हूं।
अच्छा, तो कुछ लोग बाकी गांव में सबको- चर्चा कर रहे हैं कि ऑक्सीजन लेवल उनके गिर के किसी का 92 आ गया है, जी। किसी का 90 आ गया है, तो वरी कहाँ पे करना चाहिए, चिंता कहाँ पे करनी चाहिए? देखिए, हमारी इसमें भी सोच अलग है। सबकी सोच यह है कि ऑक्सीजन गिरे तो अस्पताल भागो, वेंटिलेटर पे भागो, रेमडेसिविर पे भागो। अब एक और अभी थोड़े दिन आपको डिबेट करनी पड़ेगी, टॉसिलीजुमैब। ये एक और नई बला है, नई नहीं है तो पुरानी, लेकिन अभी अब फिर देखिए रेमडेसिविर के लिए जैसे कालाबाजारी हुई, अभी टॉसिलीजुमैब। अब ये टॉसिलीजुमैब एक बायोलॉजिकल है, एक दवा दी जाती है जब आपका इंटरल्यूकिन 6 जो है बहुत ज़्यादा बन जाता है और शरीर के अंदर कोरोना के कारण एक साइटोकिन स्टॉर्म बोलते हैं, एक तूफान बोलते हैं, वो तूफान आ जाता है। अब शरीर के अंदर कोरोना तूफान पैदा कर दे, इसके पहले ही उसको तूफान को शांत कर दो। जो उस तूफान को शांत नहीं कर पाएगा वो अस्पताल में पहुंच जाएगा और फिर वो रास्ता डगर पनघट की बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ईश्वर से मनाइए कि आपको अस्पताल ना जाना पड़े, तो इसके लिए तैयारी करनी होगी पहले दिन से। लोग कहते हैं कि साहब वो अब बहुत फार्मूले आए कि साहब एक हफ्ता गुजर रहा है, फिर दूसरे हफ्ते में वॉच करिए। क्यों इंतजार करिए भाई? अरे अपनी दरवाजे खिड़की पहले ही बंद कर लिए, तूफान आने से पहले। ये तो पता ही है कि तूफान कभी भी आ जाएगा, तो तूफान आने का इंतजार क्यों करिए? अब ये साइटोकिन स्टॉर्म क्या होता है कि जब कोरोना आता है तो शरीर में कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी कुछ चीजें रिलीज करता है कि भाई दौड़ो, तुम भी मारो कोरोना को। और उस चक्कर में आपने देखा होगा, जैसे अशोक ने कलिंग में जब लड़ाई लड़ी तो पूरा जो मैदान था वो लाल हो गया था रक्तपात से, और उसी से उनको जो है वो बुद्धिज्म में जाना पड़ा उसको देख के। तो उसी तरह का रक्तपात, उसी तरह का साइटोकिन स्टॉर्म शरीर के अंदर होता है। लेकिन उसको होने का और उसको पीक पे पहुंचने का हम इंतजार क्यों करें? तो इसीलिए जो ग्रामीण भाइयों के लिए मैंने 3 दवाएं पिछली बार बताई थी, वो तीनों दवाएं तो गांव के लोग अस्पताल की तरफ किस स्थिति में आ सकते हैं आपका? उनकी देखिए, गांव के लोग जो इम्यूनिटी ज्यादा बेहतर होती है, जो पहले 3 दिन बहुत, फर्स्ट 3 डेज बहुत इंपॉर्टेंट, जो पहले 3 दिन में भूल जाएगा, पहचान नहीं कर पाएगा कोरोना की और इलाज नहीं शुरू कर पाएगा, वो फंसेगा, तो पहले वो फंसेगा। तो पहले 72 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले दिन मिस हो गए तो दूसरा दिन मिस हो गए, तीसरा दिन, हर हालत में इलाज शुरू कर दिया। मतलब पहला 3 दिन आपको पूरी ताकत लगा देनी है। पूरी ताकत लगा देनी है। ओके। और जिसने पहली 3 दिन के अंदर ताकत लगा दी, वो साइटोकिन स्टॉर्म, उसके शरीर के अंदर तूफान नहीं आएगा। गुड। तो शरीर के अंदर तूफान बचा के रखिए। तो उसके लिए जो लोग, जैसा अभी डॉक्टर यादव या डॉक्टर फरीदी ठीक बता रहे थे कि 1 हफ्ता तो रहे, वो तूफान को मैनेज कर नहीं पाए और फिर जब तूफान आ गया तब अस्पताल में गए। अब मैं देखो एक दूसरा कॉन्सेप्ट लाता हूं जो मेरा बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। हम शरीर के अंदर वायरल लोड की बात करते हैं। वायरल लोड जब हम कोरोना टेस्ट कराते हैं आरटीपीसीआर, तो उससे पूछते हैं कि भाई ये थ्रेशोल्ड, साइकिल थ्रेशोल्ड क्या है, सीटी वैल्यू क्या है, मतलब कितना वायरल लोड है हमारा। तो वायरल लोड, लोग कहते हैं कि वायरल लोड आपका बहुत हाई है, मतलब पहले से ही प्रेडिक्टेड हो जाता है, वायरल लोड ज़्यादा है मतलब आपको कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकते हैं। कभी आपने सोचा है कि जिस अस्पताल में भर्ती होने जा रहे हैं वहां का वायरल लोड क्या है? अरे भाई, जब उस अस्पताल में जाएंगे जहां एक वार्ड में 40 लोग लेटे हुए हैं, ऑक्सीजन तो मिलेगी लेकिन हर सांस के साथ वहां वायरस भी मिलेंगे। तो आप कल्पना करिए कि आपके अंदर का वायरल लोड क्या है, लेकिन उस अस्पताल के अंदर का वायरल लोड क्या है। आज की तारीख में कह सकता हूं कि जो जितना बड़ा अस्पताल, जितने ज्यादा कोरोना के मरीज, उस अस्पताल का वायरल लोड ज्यादा है और इसीलिए उस अस्पताल के हेल्थ केयर वर्कर ज्यादा एक्सपोज है, वहां संक्रमण ज्यादा हो रहा है, वहां पे हेल्थ केयर वर्कर वो भी रिस्क पे है, वहां पे पेशेंट गया तो पेशेंट भी रिस्क पे है। इसीलिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट की और बात करेंगे कि जैसे ही एक आरटीपीसीआर नेगेटिव होता है आईसीयू के पेशेंट का, मैंने ये कॉन्सेप्ट दिया, इसको पोस्ट कोविड फैसिलिटी में ट्रांसफर कर दिया जाए। अब बचाओ इसको, पॉजिटिव वालों से बचाओ, ये नेगेटिव हो गया इसको अलग करो। ओके। पोस्ट कोविड का कॉन्सेप्ट अभी बहुत कम है, बहुत कम जगह है। मेरा सभी चिकित्सकों से, जो दर्शक सुन रहे हैं, उनको कहें कि जैसे ही उनकी पहली रिपोर्ट नेगेटिव आए, अगर घर में ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाए तो घर ले आए। अभी मैं ऑक्सीजन पे भी आज बताऊंगा, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाए तो घर ले आए, और नहीं तो उनसे कहिए कि डॉक्टर साहब जहां नेगेटिव एरिया हो, पोस्ट कोविड आपका एरिया हो, वहां मेरे शिफ्ट कर दीजिए। आप बताऊं कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में आज एक विभाग है और उस विभाग में डॉक्टरों की बहुत कमी थी। तो आज मैंने अपना एक डॉक्टर, कल वाइस चांसलर साहब ने कहा कि एक डॉक्टर हमें दे दो भाई, ये पोस्ट कोविड चलाना है, तो मैंने दे दिया उनको। मैंने कहा लीजिए आप लगाइए, हम अपने कम डॉक्टरों से ही काम चला लेंगे। मैंने डोनेट कर दिया उस पोस्ट कोविड फैसिलिटी के लिए। तो ये बहुत जरूरी है कि जैसे ही आप नेगेटिव होते हैं वैसे आप पोस्ट कोविड में चले जाएं।
तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि अस्पताल से जाने से कैसे बचें। और सबसे पहले भले ही आपकी ऑक्सीजन, जैसे ही आपने दवा खानी शुरू की, आप उल्टे लेटने का, पेट बल लेटने का काम शुरू कर दीजिए। आपकी ऑक्सीजन बढ़ती रहेगी, ईश्वर चाहेगा तो आपकी ऑक्सीजन 90 से नीचे नहीं जाएगी। और 90 के नीचे आप सिलेंडर के चक्कर में, अस्पताल के चक्कर में, वेंटिलेटर के चक्कर में, रेमडेसिविर के चक्कर में, टॉसिलीजुमाब के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। एक बार फिर मैं कह दूं, अभी टॉसिलीजुमाब की भी वही डिमांड होने वाली है जो रेमडेसिविर की थी। ये भी कुछ नहीं है, फर्जी है, सब फर्जी है। अभी जो 3 मई का प्रोटोकॉल आईसीएमआर का आया है, उसने रेमडेसिविर, टॉसिलीजुमैब, प्लाज्मा थेरेपी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्लाज्मा थेरेपी, रेमडेसिविर, टॉसिलीजुमैब। भारत समाचार ने इतना, भारत समाचार 1 महीने एडवांस रहता है। आप तीनों हमने को तो खारिज कर दिया था, खारिज कर दिया हम लोग, एक बहुत पहले खारिज कर चुके हैं। इन तीनों को अब आईसीएमआर ने भी ऑफ लेवल ट्रीटमेंट में डाल दिया है, मेन स्ट्रीम के ट्रीटमेंट से हटा दिया है। अब गांव के लोग पूछ रहे हैं कि वो ऑक्सीजन लेवल उनका किस लेवल तक पहुंचे तब वो अस्पताल अप्रोच करें। देखिए, हमने बहुत दिनों से हम मैजिक नंबर 94 करते रहे, फिर आपने सुना होगा हम मैजिक नंबर 90 पे उतर आए, और अब हम उतर आए हैं मैजिक नंबर 80 पे। 80 पे तो क्या, मेरे पास 2 एग्जाम्पल हैं। एक मेरा टीबी में जो डॉट्स प्रोग्राम चलता, उसका कार्यकर्ता है, उसके चाचा जी को उसने बताया कि 76 पे ऑक्सीजन आ गई थी, लेकिन डॉक्टर साहब हमने तो आप पे भरोसा रखा, सिलेंडर अस्पताल मिला नहीं, और हमने 24 घंटे में 16 घंटे पेट के बल लिटाया और बढ़िया सा हाई डोज स्टेरॉइड दिया। आपने जितनी डोज बताई थी उसकी भी डबल कर दी, उसने अपने आप डबल कर दी, क्योंकि हमने आपसे कहते सुना था कि तूफान का मुकाबला ये स्टेरॉइड ही कर सकता है। तो तूफान उसने अपने मन से ही, चूंकि हेल्थ केयर वर्कर था वो, तो उसने अपने मन समझ से, रही होगी जो हमने रिकमेंड, हमने भी डरते डरते रिकमेंड किया कि भाई कहीं कुछ शुगर उगर ज्यादा बढ़ गई तो दिक्कत हो जाएगी, तो उनको शुगर थी नहीं, तो उसने उसकी भी डबल कर दी और 76 से उनको निकाल लाया, सिर्फ वो भारत समाचार पे दिए हुए ट्रीटमेंट पे, और सिर्फ पेट के बल लिटा लिटा के, और सिर्फ स्टेरॉइड से। मतलब ये सब तकनीक है जो आप और घर पे... एक आपके पत्रकार हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बाद में बता दूंगा आपको, उन्होंने, जैसा आपने कहा ना घर घर अस्पताल, तो उन्होंने मुझे फोटो भेजा, ये सिलेंडर है, ये और रेगुलेटर है, डॉक्टर साहब कैसे लगाएं, तो मैंने कहा ठीक है। तो वो भी जो है वो 80 के नीचे चली गई थी, और परसों उन्होंने बताया कि मेरे छोटे भाई जैसे हैं 90+ कि डॉक्टर साहब हमने अपना घर में ही बता लिया, मेडिकल बीट हम देखते ही थे, हमको छोटी मोटी आप जानकारी इतने सालों से दे ही रहे थे, हमने मैनेज कर लिया, हमारे पिताजी की ऑक्सीजन 90 से ऊपर आ गई। तो ये 2 उदाहरण देख के तो मुझे लग रहा है कि जो शिद्दत के साथ स्टेरॉइड और पेट के बल लेटना, ये 2 मूल मंत्र हैं ऑक्सीजन से बचाने के लिए, बेहतर हो सकती है। हाँ, और देखिए, हिट हार्ड एंड अर्ली, जो पहले और एग्रेसिव ट्रीटमेंट शुरू कर देगा, पेट के बल लिटाना शुरू कर देगा। अब जैसे एक फोन आया, हमने कहा पेट के बल लिटाते हो? हाँ लिटाते हैं। अब मेरे दोस्त हैं, वाइस चांसलर रहे यूनिवर्सिटी में, तो मैंने कहा बताइए कि कितनी देर, कि नहीं एट ए स्टेज 15 मिनट तो हम लिटाई देते हैं, और ऐसा दिन में 3-4 बार कर देते हैं। तो हमने कहा भाई कितना हुआ, 1 घंटा, उसमें तो क्या ऊँट के मुंह में जीरा, उससे क्या होगा? तो बोले फिर, तो मैंने कहा नहीं, कम से कम 24 घंटे में 16 घंटे। भाई रात में जब सोएगा आदमी तो उल्टा नहीं लेट सकता, नेचुरली आदत नहीं होती है, तो 7-8 घंटे सीधा पीठ के बल ऐसे जैसे लेटने वैसे सोता रहे। और बाकी उल्टी लेटने में दिक्कत हो रही, खाना खाने के बाद नहीं लिटाना है, उल्टी लेटने में दिक्कत हो रही, हाँ, लेकिन बचे हुए समय में आप उल्टा लेटकर उसको बचा सकते हैं। ऑल राइट सर, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं, डॉक्टर सुनील सिंघल के पास चलते हैं। डॉक्टर सिंघल, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि गाँव में हमारे पास प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली का बड़ा अभाव है, क्या हम ये सब थोड़े से प्रिकॉशन लेकर, या डॉक्टर सूर्यकांत जैसा बता रहे हैं, ये सब करके गांव के लोगों को बचा सकते हैं? देखिए, जैसे डॉक्टर सूर्यकांत ने बताया कि उन्होंने स्टेरॉइड दिए या और दवाई दी, ऐसा हो सकता है कि मरीजों को आराम हुआ, लेकिन जो हम मरीज देख रहे हैं जिसकी ऑक्सीजन की सैचुरेशन अगर लो जा रही है और वो 90 से नीचे जा रही है, 90 और 80 के बीच में, या 80 से नीचे 76 जा रही है, तो ऐसा मरीज जो है सीरियस स्थिति में है। हो सकता है कि 2-4 मरीजों को इलाज आ गया हो, मैं मना नहीं करता, बट ऐसी स्थिति में आप अस्पताल ज़रूर जाएं और अस्पताल से संपर्क करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत मौतें हो रही हैं और इसी लापरवाही के कारण मौतें हो रही हैं। तो जब भी आपको अगर संभव लगता है कि आपकी सैचुरेशन कम हो रही है, या जैसे गाँव में पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है, वो नहीं है, तो अगर हम देखें कि आपकी सांस फूल रही है, आपको तेज़ बुखार आ रहा है, आपकी खांसी बढ़ती जा रही है, और आपको जरा सा चलने में भी आप चल नहीं पा रहे हैं, आपकी सांस फूल रही है, और आपकी जो सांस की गति है, अमूमन हमारी सांस की गति 12 से और 20 के बीच में होती है, तो अगर आपकी सांस की गति बढ़ के 24 से ऊपर हो गई है, तो ये सारे लक्षण जो हैं ये खतरनाक लक्षण है। फिर मैं दोहराऊंगा कि आपका बुखार तेज बुखार है, 101-102 से ऊपर है, जो ठीक नहीं हो रहा, आपकी खांसी लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक नहीं हो रही,
आपको भूख नहीं लग रही है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कठिनाई हो रही है, अगर आपको ये सारे लक्षण आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत अस्पताल जाएं। आपको अस्पताल की सख्त जरूरत है और आपको अस्पताल के इलाज की भी जरूरत है। इलाज क्या करना है, क्या दवाई देनी है, ये डॉक्टर ने फैसला करना है। टोसिलिजुमाब का, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, स्ट्रॉम है उसमें दवाई दें, या रेमडेसिविर दें, या फेविफ्लू दें, या स्टेरॉइड दें, या सपोर्टिव ट्रीटमेंट दें। आपको सारे सपोर्टिव ट्रीटमेंट दें। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि इस बार जो कोरोना की ये वेव 2 है, इसमें खाली खांसी जुकाम ही सिम्टम नहीं है या तेज बुखारी सिम्टम नहीं है। इस बार हमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स हैं, जैसे लूज मोशन और वॉमिटिंग, दस्त और उल्टी, ये जैसी तकलीफें भी इस बुखार में आ रही हैं और इस कोरोना में आ रही हैं। तो उन चीजों का भी अनदेखा आप ना करें कि अगर आपकी थैंक यू डॉक्टर सिंघल। डॉक्टर फरीदी, आप क्या सुझाव और परामर्श विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को देना चाहेंगे? देखिए, मैंने तमाम बातें सूर्यकांत जी की भी सुनी और हमारे दूसरे पैनलिस्ट बता रहे हैं। मैं इसमें फिर वही बात जोड़ना चाहूँगा। मेरी अपनी ख्याल इसमें यही होगा कि हमें अर्ली डिटेक्शन ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी, वो जो हम होम आइसोलेशन कर रहे हैं उसको सुदृढ़ बनाने की ज़रूरत है, वो प्रॉपर तरह से हो। वो प्रॉपर तरह से हम नहीं कर पा रहे हैं जो करना चाहिए हमको अपना जी। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो बीमारी संक्रमण भी हो रहा है और उनको वो खातिर का फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। जैसे अभी बताया गया कि हम आइवरमेक्टिन दें, डॉक्सीसाइक्लिन दें, विटामिन सी और दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करें। और इसके अलावा मैं चीज़ ये जोड़ना चाहूँगा कि जो ईरान में हमने अपनी जो रिसर्च की है और जो हमने इसका इस्तेमाल अपने पेशेंट के साथ में करते हैं, कि जो हमारे थेरेप्यूटिक सप्लीमेंट्स हैं जिसमें कि यूजुअल चीज़ें हैं, अदरक है, सिनेमन है, करक्यूमिन है, इनका भी इस्तेमाल अगर हम इस तरह से नहीं कि जैसे हमने कहा कि एक सुबह ले लो शाम ले लो ना, बल्कि इनका टी मैक्स और टी हाफ जो हम देखते हैं कि बॉडी में कितनी देर तक इनका असर रहता है, अगर उस अनुपात में लें तो बहुत हद तक हम बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा फिर यही पुनः अनुरोध होगा कि हम शुरू में इसकी डायग्नोसिस करें। अभी भी हमारे बीच में कुछ ऐसी धारणा बनी हुई है कि लोग छुपाते हैं, वो अभी भी डॉक्टर फरीदी, सबसे बड़ी समस्या ये है कि गांव में टेस्ट नहीं हो रहा है। जब लखनऊ जैसी राजधानी में टेस्ट की क्या हालत थी आपको बेहतर पता है, तो गांव में कौन किसको पूछने वाला है। हम तो कुछ आसान उपाय बताएं ताकि हम अपने भाई बहनों को बचा पाएं, बजाय भारी भरकम प्रोटोकॉल या भारी भरकम मेडिकल एडवाइजेस के बजाय हम अपने गांव के लोगों को क्या बेहतर आसान सुझाव दे सकते हैं, क्या हम उस पर फोकस कर सकते हैं? आई होप कि मैं कम्युनिकेट कर पाया हूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। देखिए, आज इतने ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर और दिन रात के ये व्हाट्सएप्स के ऊपर और रोज़ाना अनपीयर्ड जो जर्नल आ रहे हैं उनमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है। करेक्ट। और इतना कॉम्प्लिकेटेड उसको बना दिया, उसकी ज़रूरत नहीं है। सिंपल बात यही है कि वहाँ पर हम उन चीज़ों का जिसका बहुत ज़्यादा कहा जा चुका है उसका पालन करें। और जैसे ही लक्षण शुरू हो, लक्षण बहुत अजीब तरह के आ रहे हैं, खाली वीकनेस हो सकती है, बुखार नहीं है, भूख नहीं लग रही है। मैं तो कहता हूं कि सर कोई भी लक्षण आए, मान लो कोरोना है, इस वक्त तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी लक्षण बॉडी पे आए आप उसको कोरोना मानो, उसको लक्षण माने। बिल्कुल। डॉक्टर यादव, आपका क्या आकलन है कि हम गांव के लोगों को क्या आसान, बेहतर, व्यवस्थित चीजें बताएं, बजाय इसके कि हम उनको बहुत लंबे प्रोटोकॉल में डालें? क्योंकि गांव में तो बेचारे को पैरासीटामॉल नहीं मिल रही है, गरीब को। आप तो बेहतर जानते हैं गांव के हालात क्या हैं, एक एक गोली को तरस रहे हैं लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं गांव का रहने वाला, उनके पीड़ा को समझता हूँ। RT-PCR वो जानते ही नहीं है बेचारे क्या होता है। जो इस समय मैं बता दूं, जो डॉक्टर सूर्यकांत ने कहा उसका हमको सभी लोगों को अक्षरशः पालन करना चाहिए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि हम आयुष औषधियों को ज़्यादा से ज़्यादा अपना सेवन करें, जैसे काढ़ा वगैरह का लें, सेवन करें, बराबर गुनगुना पानी पिए, भाप का स्टीम इनहेलेशन, भाप का भपारा लें, इन चीज़ों को ले। और जो ये पंचायत चुनाव की वजह से फैला है, विच इज सपोज टू बी सुपर स्प्रेडर, तो जो पंचायत चुनाव में जीते हैं बीडीसी के सदस्य, गांव प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, सभी लोग पल्स ऑक्सीमीटर ले। जब 90 से नीचे होने लगे, अरे अब वोट ले लिए, अब कुछ ना देंगे, वोट के पहले तक चाहे जो ले लो,
वोट के बाद कुछ न मिलेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये दारू दे देंगे, ये साड़ी दे देंगे, ये झुमका दे देंगे, ये 500 रुपया दे देंगे, ये पल्स ऑक्सीमीटर नहीं देंगे। लेकिन मैं ये वो कौम है नेताओं की। अगर उल्टा के बल लेटे तब भी ऑक्सीजन सुधरेगी। अगर वो गाड़ी अच्छा, एक मेरा सुझाव है, सुन लो आप तो सीएमओ रहे हो, सुनो मेरा सुझाव सुनो। कौन भर्ती कर रहा है? क्या गांव में हम लॉकडाउन कर दें ठीक से कम 14 दिन, उत्तर प्रदेश के हर गांव में लॉकडाउन कर दें, शायद हम संक्रमण की चेन रोक दें। क्या मिश्रा जी, आपका भी इतना तगड़ा अनुभव, गांव में लॉकडाउन संभव है इन परिस्थितियों में? क्या शहरों की तरफ से आबादी पूरा फैला हुआ, क्या आपके पास उतनी फोर्स है, उतनी पुलिस है? लॉकडाउन सर पहले कैसे कर लिए इस देश में? सर 4 घंटे में लॉकडाउन पूरा देश लॉक कर दिया गया था सर, इसी देश में, और पिछले साल किया गया था। ऐसा ना कहें आपकी नहीं है रिसोर्स, नहीं, मैं तो करने का विल पावर चाहिए। ब्रजेश जी, डॉक्टर फरीदी, एक बात यहाँ कहना चाहूंगा जी, सिर्फ एक बात मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ कि वो लॉकडाउन का एक मसला अलग है, लॉकडाउन की चीज अलग है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो सिम्टम आने के बाद घर की कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करें तो मुझे यकीन है कि बहुत हद तक हम कोरोना को कंट्रोल कर सकते हैं। आप हल्दी सबके घरों में अवेलेबल है, आधा चम्मच हल्दी को दूध में दही में मिला के इस्तेमाल करें। जो दालचीनी अपने घर में है उसको पीस के आधा चम्मच उसका इस्तेमाल करें। और अदरक को अगर 2-3 मरतबा हम 2 ग्राम अदरक को अगर गर्म पानी में कुचल के उसका पानी पिए तो हम बहुत हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे अपना तजुर्बा है, हमारी अपनी रिसर्च भी है कि इससे हम बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपनी रिसर्च को आप पब्लिक डोमेन में लाइए, जैसे डॉक्टर साहब बताया, अपनी रिसर्च को पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए डॉक्टर, इससे बाकी लोगों को भी लाभ होगा। सही कहा है। ओके डॉक्टर सूर्यकांत, आपसे मैं जानना चाहता हूं सर, बड़े मैसेज आ गए हैं आपके लिए। लोग पूछ रहे हैं कि पोस्ट कोविड बताइए क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, किसी को हेडेक है, किसी को बुखार आ रहा है, किसी की सांस फूल रही है, कोविड निगेटिव हो गए उसके बावजूद पोस्ट कोविड सिंड्रोम के शिकार हैं, क्या करें वो? बस आधा मिनट में एक अपील अपनी दर्शकों के साथ और सबके साथ कर देता हूं। आपने कल एक खबर चलाई थी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और एक संस्था है राइट वॉक फाउंडेशन, जिसकी अध्यक्षा हैं, फाउंडर अध्यक्षा हैं समीना बानो जी, और जिसके यंग स्टेट एग्जीक्यूटिव हैं कुश त्रिपाठी जी। उन्होंने हमारे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने का कल एमओयू किया है। मैं आपको बता दूं कि पहली खेप टर्की से उनकी आ गई है, आज 10 हमको मिल गए हैं। एक चीज तो मैं धन्यवाद देता हूं निशी पांडे जी लखनऊ यूनिवर्सिटी की, और समीना बानो जी को, और कुश त्रिपाठी जी को, और आपको भी जो कल आपने न्यूज चलाई। अब सर मैं पोस्ट कोविड वालों का जल्दी से बताओ, एक मिनट बता दूं कि देखिए पोस्ट कोविड के 2 प्रभाव होते हैं, एक फेफड़े पर और दूसरा पूरी बॉडी पर। पूरी बॉडी पर जो प्रभाव हो रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रभाव यहां ऊपर से चलिए, थकान, सबसे ज्यादा घबराहट, सबसे ज्यादा बेचैनी, रेस्टलेसनेस, रात को नींद ना आना, क्योंकि वो सदमे से उतरे हैं। उनके लिए एक छोटी सी दवा है, उसका नाम है मेलोटोनिन, MELOTONIN, मेलोटोनिन। ज्यादा प्रॉब्लम है तो 10 मिलीग्राम, कम प्रॉब्लम है तो 5 मिलीग्राम। रोज रात को एक गोली खा लीजिए 2 से 4 हफ्ते के दौरान। ये आपके अंदर जो सदमे के कारण, जो हमने बताया ना 2 तरह मतलब ये सदमा है, कोई बीमारी नहीं है पोस्ट कोविड सिंड्रोम। ये नहीं बीमारी भी है, अभी मैं आता हूं। ये तो मेन जो मेजर सिम्टम हो रहे हैं वो इसी सदमे के कारण हो रहे हैं। तो ये मेलोटोनिन से काफी कुछ, ये नेचुरल हार्मोन है, बॉडी के अंदर पाया जाता है, वही हम अलग से सप्लीमेंट कर रहे हैं, उसकी कमी हो जाती है, वो हम सप्लीमेंट कर दे रहे हैं, तो हमारा जो हार्मोनल बैलेंस है वो बराबर हो जाएगा, डोपामिन की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो हमको अच्छा लगने लगेगा, हमको हमारी जो जीवन में बहारें चली गई तो वो वापस आ जाएंगी। करेक्ट। तो मेलेटोनिन उनके लिए। अब दूसरी जो समस्या है कि कुछ लोगों के अंदर फेफड़े में फाइब्रोसिस हो जाती है, तो वो चलते हैं तब भी सांस फूलती है, वो पूरी तरह से चल नहीं पा रहे हैं, तो ये कहलाती है पोस्ट कोविड पल्मोनरी फाइब्रोसिस। और ऐसे लोग, इनको थोड़े लंबे समय तक एक चेस्ट फिजिशियन के या हम जैसे किसी भी पल्मोनोलॉजी एक्सपर्ट से ये संपर्क में रहना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग एक नेशनल एक्सपर्ट बना है, उसके लिए भी हम लोगों ने एडवाइजरी जारी कर दी है, उसकी गाइडलाइन जारी, मैं उसका हिस्सा था, तो उसको वो डॉक्टर की सलाह से स्पेशलिस्ट से वो लगातार संपर्क में रहें, वो संपर्क में रहें। और ये आपकी जो तकलीफ है, मैंने कहा ये जैसा मैंने कहा कोविड होता है, पहला 3 हफ्ते को कोविड बोलते हैं, 3 हफ्ते से 3 महीने को पोस्ट एक्यूट कोविड बोलते हैं, और 3 महीने के बाद के हिस्से को पोस्ट क्रॉनिक कोविड बोलते हैं। तो ये कुछ समस्याएं 3 महीने के बाद भी आपकी रहने वाली हैं, इसलिए आपको अभी डॉक्टर से पीछा छोड़ने वाला नहीं, बीच बीच में बताता रहूंगा।
लेकिन ये जरूर करें। पर ये लेकिन वादा हम- करो कि हर अल्टरनेट डेज पे आओ। लेकिन अब मैं आइवरमेक्टिन पे मैं बहुत काम कर चुका हूं, मैं ऑक्सीजन पे काम कर रहा हूं, अगली बार आपको चाहे फिर कोई बताऊंगा। कितना समझाए पर हर अल्टरनेट डेज पे आओगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप मैं सबका। आपने बुकिंग कर तो ली, बस ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर फरीदी, डॉक्टर सिंघल, डॉक्टर यादव, डॉक्टर सूर्यकांत, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आज डॉक्टरों के परामर्श आपके लिए निश्चित तौर पर लाभप्रद रहे होंगे। आज पॉलिटिकल लोगों के लिए जगह नहीं थी। धन्यवाद, नमस्कार।